वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछला वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ तक कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े? तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स F इक्वल टू क्या होता है? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और हम लोग चार्ज क्या पढ़े? जो चार्ज होता है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? तो चार्ज का एसआई यूनिट आपका क्या होता है? कूलम होता है। अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन वन कूलम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो अगर वन कूलम को डिफाइन करना है तो हम लोग कंसीडर क्या कर लेते हैं? तो कंसीडर कर लेते हैं लेट Q1 इक्वल टू Q2, दोनों का वैल्यू क्या ले लेते हैं? 1 कूलम। आर का वैल्यू क्या कंसीडर कर लेते हैं? 1 मीटर। देन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? के का वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10⁹। Q1 की जगह क्या पुट करेंगे? 1, Q2 की जगह भी 1 बाय आर स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एफ इक्वल टू क्या आएगा? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। दैट मीन्स कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है? यहाँ पर एक चार्ज होता है Q1, दूसरा चार्ज क्या होता है? Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? R। दैट मीन्स अगर 1 कूलम को हम डिफाइन करेंगे तो 1 कूलम क्या होता है? तो 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। 1 कूलम क्या होता है? इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट रिपेल किसको रिपेल करेगा? सिमिलर, मतलब अपने जैसा, सिमिलर एंड इक्वल, दोनों का वैल्यू क्या है? सेम। दैट रिपेल सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस विथ ए फोर्स ऑफ, कितना फोर्स के साथ रिपेल करेगा? तो विथ ए फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁹ न्यूटन व्हेन इट प्लेस्ड इन वैक्यूम। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए होता है? वैक्यूम के लिए। तो व्हेन इट प्लेस्ड इन वैक्यूम एट ए डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस पर? तो एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। यहाँ से मेजर करो चाहे यहाँ से मेजर करो, ठीक है। तो 1 कूलम का डिफिनेशन क्या हो गया? तो 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट रिपेल सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस विथ ए फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁹ न्यूटन व्हेन इट प्लेस्ड इन वैक्यूम विथ at a distance of 1 मीटर फ्रॉम इट। ओके, अब हम लोग इसके बाद नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके कॉन्सेप्ट पर बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो हम लोग समझते हैं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ में क्या सीखेंगे? तो सपोज दैट मेरे पास दो चार्ज है। एक चार्ज क्या है? Q1, और दूसरा चार्ज मेरा क्या है? Q2, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस वो क्या है? R। अब वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? अगर इस चार्ज पर फोर्स लगाएंगे, इस चार्ज पर क्या होगा? फोर्स लगेगा। तो इस चार्ज पर फोर्स कौन लगाएगा? Q1। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये Q1 इस चार्ज पर जब फोर्स लगाएगा तो इस चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट की रिपेल, तो इसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो क्या अपना तरफ खींचेगा कि दूर करेगा? तो रिपेल करेगा। जब Q1 लगाएगा Q2 पर फोर्स, तो Q1 Q2 को क्या करेगा? रिपेल करेगा, जिसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन पर। और इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? 2 पर लग रहा है तो पहले 2 लिखेंगे, लगा कौन रहा? 1, तो इसको क्या बोलेंगे? F2 1। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग डायग्राम वाला पिक्चर को सॉल्व करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन को निकालने में या फिर चूज करने में हेल्प करेगा। सिमिलरली Q1 पर फोर्स कौन लगाएगा? Q2, तो Q2 भी पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है, तो Q2 क्या करेगा? Q1 को रिपेल करेगा, तो अपने से दूर करेगा। दैट मीन्स Q2 जो Q1 पर फोर्स लगाएगा उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में। और इसमें फोर्स किस पर लग रहा है? 1 पर, लगा कौन रहा है? 2, तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे? F12। ठीक है। अगर इसको डायरेक्शन को दिखाना है तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं R कैफ 2 1।
जो इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स RKF21 किसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, F21 का। और यहाँ पर एक कंसिडर कर लेता RKF12 यूनिट वेक्टर RKF12 जो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, F12। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कूलम्ब्स लॉ से क्या होता है। तो कूलम्ब्स लॉ से F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R²। तो हम लोग फोर्स क्या निकाल रहे हैं, F12। तो यहाँ पर 12 हो गया। ठीक है, अब F12 का जो डायरेक्शन है, F12 किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, RKF12। तो हम लोग अपने से यहाँ पर क्या लिख देंगे, RKF12। इसका वैल्यू कितना होता है, 1, जिसके कारण इसका वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग निकालेंगे, अगर इसका नाम दे देते हैं AB, तो RKF12 का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अलोंग BA, B से A के तरफ। सिमिलरली अगर हम 21 निकालेंगे तो F21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाय R²। और ये किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन को कौन सा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, RKF21। या फिर इसको लिख सकते हैं अलोंग, ये किधर रहेगा, A से B तरफ। तो लिख सकते हैं अलोंग AB। ठीक है, अगर हम लोग दोनों फोर्स को कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ भी K है, यहाँ भी K है, Q1 Q2 बार स्क्वायर, Q1 Q2 बार स्क्वायर। दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एक का डायरेक्शन क्या है, BA, और दूसरा का डायरेक्शन क्या है, AB। तो यहाँ से क्या हो सकता है, फ्रॉम अबव इक्वेशन से क्या देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि F12 इक्वल किसका है, F21 का। लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे का ऑपोजिट्स, इसलिए इसमें क्या लग जाएगा, माइनस। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ दोनों पॉजिटिव चार्ज था, अगर सपोज दैट एक चार्ज मेरा क्या है, Q1 मेरा पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज मेरा क्या है, Q2, वो मेरा क्या है, नेगेटिव है, तब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, तो Q1 क्या करेगा, Q2 को अपना तरफ खींचेगा, जिसके कारण फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ। किस पर लग रहा है, 2 पर। तो पहले 2 लिखेंगे, लगा कौन रहा है, 1, तो इसको क्या बोलेंगे, F21। सिमिलरली Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा, तो Q1 पर फोर्स लग रहा है, लगा कौन रहा है, Q2। तो Q2 माइनस है, ये क्या है, प्लस है। तो Q2 क्या करेगा, इसको अपना तरफ अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, इस तरह। किस पर, 1 पर, किसके कारण, 2 के कारण। मतलब जिस पर फोर्स लगेगा और जो लगा रहा है, तो मेन फैक्टर क्या होता है, जो लगाता है वो डिसाइड करेगा कि उसका डायरेक्शन किधर होगा। ये नेगेटिव है, ये लगा रहा है, अब ये नेगेटिव है, ये क्या पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव क्या चाहेगा कि उसको अपना तरफ अट्रैक्ट कर ले। सिमिलरली ये इस पर फोर्स लगा रहा है, तो ये डिसाइड करेगा कि इसको क्या करेंगे, तो ये प्लस है, ये क्या है, माइनस। तो ये प्लस क्या करेगा, माइनस को अपना तरफ अट्रैक्ट करेगा। और यही कॉन्सेप्ट आपका काम देगा जो हम लोग डायग्राम में रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करेंगे तब। ठीक है, तो इस तरह से इसका फोर्स निकल जाएगा। तो फिर देखते हैं कि यहाँ पर भी F12 और यहाँ पर F21 दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। दैट मीन्स दोनों तो इक्वल होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 लेस देन 0 और प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, तो इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फोर्स अट्रैक्टिव होगा और कौन सा फोर्स रिपल्सिव होगा। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अगर इस तरह से दिया हुआ और इसमें पूछ रहा है कि जो इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा कि रिपल्सिव फोर्स, तो इसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसको हम लोग एक नंबर से समझ लेते हैं। सपोज दैट ये मेरा +3 है, दूसरा वाला भी +3 है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9। सिमिलरली अगर ये -6 रहता, ये भी -6 रहता, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, 36। दैट मीन्स जब भी दोनों चार्ज क्या होगा, सेम होगा, प्लस प्लस रहे या फिर माइनस माइनस रहे, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। दैट मीन्स तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है
Q1 Q2 लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो कब आएगा? तो अगर हम क्या करते हैं, अगर इसको -3 ले लेते हैं, एगो नेगेटिव ले लेते हैं, इसको +6 ले लेते हैं, तो 6 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -18। अब ये जो -18 होता है वो जीरो से क्या होता है? कम होता है। दैट मीन्स जीरो से कम कब आएगा? जब आपका एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है? Q1 प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो कब होगा? तो जब एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स जब ये लेस देन जीरो होगा तो यहाँ पर कैसा फोर्स लगेगा? एट्रैक्टिव फोर्स। और ग्रेटर देन जीरो कब आएगा? जब दोनों सेम होगा, प्लस प्लस रहे फिर भी ग्रेटर देन जीरो आएगा, माइनस माइनस रहे फिर भी ग्रेटर देन जीरो आएगा। दैट मीन्स जब Q1 और Q2 का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगा तब वहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, ये आपका क्या था? वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर उसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? तो ये रिलेटिव परमिटिविटी डिसाइड करता है कि जब किसी दो चार्ज को किसी मीडियम पर रखेंगे तो वो उस पर कितना फोर्स लगाता है। सपोज दैट जब यहाँ पर दो चार्ज मेरा क्या Q1 है, यहाँ पर क्या Q2 है, दोनों को प्लेस किए एयर पर, तो इसके बीच में कुछ फोर्स लगेगा। अब सिमिलर चार्ज Q1 और Q2 को जब हम लोग एयर को रिप्लेस करके कहाँ पर रख देंगे? वाटर पर। इस कंडीशन में भी इसमें फोर्स लगेगा, लेकिन इस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा वो अब अफेक्टेड हो जाएगा। मतलब पहले जो फोर्स लगता था और अभी जो फोर्स लग रहा है, दोनों का वैल्यू क्या होगा? डिफरेंट आएगा। तो ये डिसाइड कौन करेगा? वाटर का जो परमिटिविटी होता है उसके कारण। तो देखते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है। तो जनरली हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं, और उसको कैसे उसका मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी को क्या करेंगे? तो सपोज दैट मेरा पास दो चार्ज है, एक चार्ज क्या है Q1 और दूसरा चार्ज मेरा क्या है Q2। दोनों को कहाँ पर प्लेस्ड किए हैं? वैक्यूम में। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। तो जब दोनों चार्ज को वैक्यूम में प्लेस्ड किए तब उसमें कितना फोर्स लगेगा? तो F वैक्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, अब इसी दोनों चार्ज को सेम डिस्टेंस पर कहाँ पर प्लेस कर देंगे? किसी एक पार्टिकुलर मीडियम में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा Q1, फिर हो जाएगा Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R। इस बार वैक्यूम की जगह कहाँ पर प्लेस किए? किसी भी मीडियम में। वहाँ पर वाटर भी हो सकता है, उसके बदले में दूसरा भी मीडियम हो सकता है। तब यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा? तो यहाँ पर क्या होगा? F मीडियम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 के जगह यहाँ पर क्या होगा? एप्सिलॉन। और यहाँ पर क्या होगा? Q1 Q2/r²। ये क्या होगा? परमिटिविटी है इस मीडियम का। और ये तक क्या था? परमिटिविटी है किसके लिए? वैक्यूम के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं? इस फोर्स को, वैक्यूम वाला फोर्स को मीडियम वाला फोर्स से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। वैक्यूम वाला फोर्स को जब F वैक्यूम को डिवाइड किससे कर देंगे? F मीडियम से। तो हम लोग देखते हैं क्या है कि इसका वैल्यू निकल जाता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और इसका वैल्यू कितना होता है? 1/4πε Q1 Q2/r²। तो हम लोग देखते हैं कि सब कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर क्या बचता है? F वैक्यूम बाय F मीडियम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/ε0, और नीचे में बचता है 1/ε। इसी को लिख सकते हैं 1/ε0 क्रॉस ε/1। दैट मीन्स F वैक्यूम बाय F मीडियम इक्वल टू आपका क्या हो गया? ε/ε0। मतलब परमिटिविटी इन मीडियम एंड परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ये दोनों का जो रेशियो होता है उसी रेशियो को क्या बोलते हैं? रिलेटिव
परमिटिविटी, या फिर इन दोनों का रेशियो को क्या कंसीडर कर लेते हैं, के, जिसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस तरह से क्या मिलेगा, तो एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम इक्वल टू के मिल गया। अगर हमको मीडियम में फोर्स निकालना तो ये दोनों आपस में प्लेस चेंज कर लेगा, के इधर आ जाएगा, मीडियम उधर चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, एफ वैक्यूम बाय के इक्वल टू क्या हो गया, एफ मीडियम। ठीक है, या फिर एफ वैक्यूम का वैल्यू कितना होता है, तो एफ वैक्यूम का वैल्यू कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r², और नीचे पहले से क्या है, के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के, और इधर आपको क्या मिलेगा, एफ मीडियम। मतलब जब किसी मीडियम में फोर्स निकालेंगे तो उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उससे उस फोर्स को क्या करना पड़ेगा, वैक्यूम वाला फोर्स को उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। सपोज दैट अगर हम लोग यहाँ पर वाटर लेते हैं तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 80 होता है, तब यहाँ पर एफ मीडियम का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एफ मीडियम का वैल्यू हो जाएगा एफ वैक्यूम बाय 80। दैट मीन्स क्या होगा, वैक्यूम में जितना फोर्स लगेगा उसका 1/80 टाइम्स क्या होगा, अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हमसे पूछा जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू क्या आया, एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम, या फिर यहाँ पर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू या फिर रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू क्या आया, परमिटिविटी इन मीडियम एंड परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम एंड परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और दूसरा डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम एंड द force between same two charges placed at same distance in a medium is called dielectric constant. Okay.